चलिए बच्चों, अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है मनी। क्या होता है बेटा मनी? क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, मैं पैसे की लगा दूं रेडी जो तू हो जाए मेरी। उसी पैसे की बेटा बात करनी है आज हमें कि पैसा होता क्या है। सर पैसा कोई भी ऐसी चीज जिससे हम कोई चीज परचेज कर सके उसको पैसा कहते हैं या मनी कहते हैं, या जिसके बदले हम कुछ भी चीज खरीद सकें या परचेज कर अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें उसको हम लोग मनी कहते हैं। तो मनी क्या होता है बेटा? मनी इज अ थिंग। मनी क्या है? थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा वो है जो पैसे की जगह इस्तेमाल हो सके या हम कोई भी चीज एक्सचेंज कर सके। अच्छा सर ठीक है, हम समझ गए। तो मनी इज अ थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा वो है जो आसानी से क्या हो जाए? एक्सचेंज किया जा सके। ठीक है सर, समझ गए हम। अब पैसा बेटा क्यों आया था? क्योंकि हमें एक्सचेंज की फैसिलिटी लेनी थी। मनी से पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में बेटा गुड्स के बदले गुड्स, सर्विसेज के बदले सर्विसेज, यानी गुड्स के मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स होता था। उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन पैसे ने जो जन्म लिया, क्योंकि हमें नीड थी। किस चीज की नीड थी? फैसिलिटी, एक्सचेंज करने में दिक्कत होती थी, इसलिए जन्म लिया। अब बात करते हैं कि मनी कितना है हमारे देश में, ये पता कैसे चलता है? तो उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये बताता है मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे देश में, हमारे देश की जनता के पास एक समय पर कितना पैसा है, इसको कैलकुलेट करना इज नोन एज मनी सप्लाई। कैलकुलेट करने के लिए बेटा इसका फॉर्मूला है M1, जिसको कि नैरो मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नैरो मनी भी कहते हैं। ओके सर, कैसे निकलता है? C फॉर करेंसी, करेंसी, D फॉर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, और OD माने बेटा अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। तो C मतलब करेंसी, हमारे देश के लोगों के पास कितना पैसा है, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, मान लो मेरे पास 100 रुपए। D फॉर डिमांड डिपॉजिट, मेरा यानी पब्लिक का पैसा बैंकों में कितना पड़ा हुआ है, मान लो मेरे 200 रुपए बैंक में पड़े हुए हैं। और अदर डिपॉजिट विद द RBI, RBI का कहां डिपॉजिट है, मान लो RBI का 300 रुपए डिपॉजिट है, तो 300 प्लस 200 प्लस 100 यानी मार्केट में कितने है बेटा? 600 रुपए हो गए। तो जनता के पास कितना पैसा, बैंकों में कितना पैसा, और आरबीआई के पास, आरबीआई ने कहां इन्वेस्ट कर रखा है, इन सब को मिला लो, ये तो निकल आएगा कि हमारे देश में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा है। और जो निकालने का मेथड होता है उसको बोलते हैं मेजरमेंट 1 यानी M1, या उसका दूसरा नाम है बेटा नैरो मनी। तो पैसा क्या होता है? पैसा वो जो एक किसी भी चीज को एक्सचेंज करने में मदद। मान लो ये मार्कर मैंने खरीदा, तो मार्कर के लिए मैंने 20 रुपीज दिए होंगे, तो बेटा एक्सचेंज, फैसिलिटेट एक्सचेंज करने के लिए, ताकि कोई भी पैसा वो चीज जो आसानी से एक्सचेंज हो सके। क्लियर है? ठीक है सर। अब पैसा आया तो उसने बहुत सारे काम करे। एक प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो हमने पढ़ लिया कि पैसा क्या है। पैसा वो है जो आसानी से एक्सचेंज किया जा सके, जिससे कोई भी चीज खरीदी जा सके। यहां एक्सचेंज का मतलब कुछ और मत सोचेगा। एक्सचेंज का मतलब ऐसा माध्यम जिसके द्वारा कोई भी चीज एक्सचेंज करी जा सके। आप किसी भी दुकान पे जाओ, जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं, अगर आपके पास क्या है? पैसा है। ठीक है सर। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी करता है। मान लो बेटा अगर आप 1 केजी चावल लेंगे, तो बेटा वो जो 1 केजी का दाम होगा वही तो पे करेंगे, उससे ज्यादा पे करेंगे। अगर मान लो आप 2 केजी लेते हैं, 2 केजी का प्राइस, 3 केजी लेते हैं, 3 केजी का प्राइस, यानी जितनी क्वांटिटी आप लोगे उतनी पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। सर कैसा होता था? इसकी चर्चा इसके पहले मनी पढ़ा दो, उसके बाद बार्टर सिस्टम पढ़ाऊंगा। जितने भी फंक्शंस हैं मनी के, ये सारी दिक्कतें, यहां तो अच्छे काम कर रहा है, जितने भी फंक्शंस हैं, इन यही सारे क्या होते थे? ड्रॉबैक्स होते थे बार्टर सिस्टम में।
डेफर्ड पेमेंट, आज मैं आपको, देखिए अब सेकेंडरी फंक्शन की बात कर रहे हैं, आज मैं आपको पेमेंट कर दूं 10,000 रुपया, आपने मेरे से ले लिया, मैंने कहा बेटा 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर मुझे लौटाना। ठीक है सर, कितना लौटाओगे राजा? सर 11,000 लौटाएंगे। तो बेटा डेफर्ड पेमेंट, अगर मैं आज आपको पेमेंट दे रहा हूं तो आप फ्यूचर में मुझे लौटा सको, तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। सेकेंड इज ट्रांसफर वैल्यू एंड स्टोर वैल्यू। ट्रांसफर मतलब पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना आसान है, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना या ले जाना आसान है एज कंपेयर टू गुड्स, लेकिन बार्टर सिस्टम में ये दिक्कत होती थी, मनी में ये दिक्कत नहीं होती। लास्ट वन इज स्टोर वैल्यू, पैसे को संभाल कर रखना भी आसान है एज कंपेयर टू गुड्स, क्योंकि गुड्स पर बेटा खराब होने की संभावना है, पैसे खराब नहीं होते, पैसे खराब नहीं होते। 100 रुपए का नोट पुराना हो या नया हो चलेगा, तो 100 रुपए की वैल्यू, एक 10 रुपए का करकरारा नोट हो और एक बेकार नोट हो, एक करकरारा नोट हो एक बेकार नोट हो, दोनों की वैल्यू क्या बेटा? सेम टू सेम है। यानी पैसे को पैसे से एक्सचेंज करना आसान, पैसे से यूनिट को मेजर करना आसान, फ्यूचर में पेमेंट करना आसान, ट्रांसफर करना आसान, संभाल कर रखना आसान, ये सारे फंक्शन थे, जिसमें पहले दो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एट प्राइमरी फंक्शन, डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर वैल्यू, स्टोर वैल्यू इज सेकेंडरी फंक्शन। तो टोटल कितने फंक्शन हो गए? वैसे तो ब्रॉडली 2 है, उनके सब पार्ट देखें तो 5 फंक्शन हो गए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट, स्टोरेज वैल्यू, ट्रांसफर वैल्यू, टोटल 5 फंक्शन हो गए मनी के। ठीक है सर, अब मनी के प्रकार पढ़ते हैं, मनी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला फिएट मनी, फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी मार्केट में चल रही है, इंक्लूडिंग कॉइन्स प्लस नोट्स, जितने भी नोट्स गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे गए, चाहे कॉइन हो चाहे नोट हो, जो भी गवर्नमेंट ने इशू करे हैं वो सारे के सारे। अब यहीं पर बात आती है कि पैसा कौन इशू करता है। अभी और भी बढ़ाता हूं, तो हमारे देश में जितनी भी करेंसी चल रही है, 10 रुपए का नोट से लेकर 1 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए के नोट तक, और जितने भी सिक्के 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के सिक्के, जितने भी सिक्के हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फिएट मनी, जो करेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई। ठीक, अब बात आती है क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु सप्लाई मनी। 3 जगह से पैसा लोगों के पास पहुंचता है, कमर्शियल बैंक, लेकिन कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करता है। सर कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। ये पैसा छापता नहीं है, पैसे से पैसा कमाता है, विस्तार से कमर्शियल बैंक का भी टॉपिक पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक हमारे देश का रिजर्व बैंक है, आरबीआई होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये 3 लोग सप्लाई करते हैं, लेकिन आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है वो सिर्फ क्रिएट करता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 1 रुपए का नोट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है बेटा? 1 रुपी नोट प्लस ऑल कॉइन, सारे सिक्के, और 1 रुपए का नोट कौन छापती है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका नाम है, जो किसके अंदर काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। 1 रुपए का नोट अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि 1 रुपए के नोट के ऊपर क्या लिखा रहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है बेटा। देखो मैं दिखा देता हूं, 1 रुपए के नोट के ऊपर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। 2 रुपए के नोट के ऊपर क्या होता है बेटा? 2 रुपए का नोट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ओ माय गॉड, माय 2 रुपए का नोट इज चोरी। चलिए देखता हूं मैं, अभी होगा मेरे पास, चेक कर लेता हूं। चलिए तब तक आप 5 रुपए का नोट देखिए। 5 रुपए के नोट के ऊपर क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 10 रुपए का नोट भी अगर आप देखेंगे, 10 रुपए के नोट पर भी क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 10 रुपए के नोट पर भी क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 20 रुपए के नोट पर भी क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 50 रुपए के नोट पर भी क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए सारे देखते रहिए बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 100 रुपए के नोट पर भी क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाहे नया देखें चाहे पुराना देखें,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही एंड बेटा मैं गरीब इंसान 100 रुपए तक के नोट हैं, इससे महंगे नोट आप अपने पापा के पर्स से देखिएगा। ठीक, 2 रुपए का नोट मेरा मिल नहीं रहा है, जैसे ही मिलता है मैं आपको दिखा दूंगा। 2 रुपए का नोट था मेरे पास, वेट कर लीजिए, मिल गया बेटा, मिल गया 2 रुपए का नोट भी। देखिए मैंने छिपा के रखे हुए थे आपके लिए, स्टेशन पे बैठा था बेटा, इकट्ठे करें बेटा बैठ के आप लोगों के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सारे नोट कौन छापता है? 1 रुपए के नोट को छोड़कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। रिजर्व बैंक क्या करता है? ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपए के नोट के अलावा सारे नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। और 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि किसका डिपार्टमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, केंद्र सरकार का। ठीक है सर, समझ गए। सर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, जब आरबीआई पैसा छाप सकता है तो हमारे देश में बहुत सारी गरीबी है, तो आरबीआई बेटा पैसा छापकर गरीबी क्यों ना मिटा दे? बेटा इसके लिए भी एक लॉजिक होता है। आरबीआई जो होता है, आरबीआई एक मिनिमम रिजर्व बनाता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम बनाता है। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में बेटा 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बनाना पड़ता है इसे। और इस 200 करोड़ रुपए में क्या क्या होता है वो देखिएगा। 200 करोड़ रुपए के रिजर्व में एटलीस्ट 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। जब इसके पास रिजर्व हो जाएगा तो इसे पैसा छापने की अनुमति मिल जाएगी, अदरवाइज इसे पैसा छापने की अनुमति नहीं देगा कोई भी। तो एक रिजर्व, सर फिर भी रिजर्व क्यों बना रहा है? अपने आप रिजर्व कम कर ले, जितना उस हिसाब से छाप ले। बेटा अगर मान लो फॉर एग्जांपल सोचिएगा, अगर पैसा इतना आ जाए मार्केट में कि सबके पास पैसा हो, तो कोई किसी का नौकर नहीं, कोई किसी का मालिक नहीं, अर्थव्यवस्था यानी पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए एक रिजर्व बनाना जरूरी है, तालमेल बनाना जरूरी है, जो आरबीआई एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत बनाता है। अगर कभी कभी मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए तो आरबीआई उसे कंट्रोल भी करता है, और कम हो जाए तो आरबीआई उसे बढ़ाता भी है। लेकिन इसका विस्तार हम पढ़ेंगे बेटा अपनी हायर स्टडीज में। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आरबीआई सारे नोट छापता है 1 रुपए के नोट के अलावा, और 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के छापता है बेटा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है सर, कहां पहुंच गए थे सर? पैसे पढ़ा रहे थे आप। ठीक है बेटा आओ। तो जो कॉइन्स, करेंसी, नोट्स, जितने भी नोट, कॉइन वगैरह जितने भी हो बेटा, ये सारे के सारे कौन छापता है? कौन छापता है बेटा? नोट वगैरह, नोट वगैरह कौन छापता है बेटा? सारे के सारे आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपए का नोट। लेकिन जो पैसा चल रहा है उसी को क्या बोला जाता है? फिएट मनी। क्या बोला जाएगा? फिएट, या लीगल टेंडर भी कह सकते हैं आप इन्हें। दूसरा आता है फिड्यूशियरी मनी। ये होते हैं इक्विवेलेंट टू कैश। कैश तो नहीं होते, कैश की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेक। मान लो आपको अपने स्कूल की फीस डिपॉजिट करानी है, आपने उसकी जगह क्या दे दिया? चेक दे दिया, या ड्राफ्ट दे दिया, या क्या दे दिया? ड्राफ्ट दे दिया। कैश ना देकर कैश की जगह कोई चीज दे दी तो उसको भी क्या? इक्विवेलेंट टू कैश, उसे बोलेंगे फिड्यूशियरी मनी। ठीक है सर। कैश दे दिया तो फिएट, कैश है अगर तो फिएट। कैश की जगह कुछ चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे चेक वगैरह होता है, चेक तो देखा ही होगा आप सबने। ड्राफ्ट भी होता है, इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बहुत सारी चीज होती है। फिलहाल आप सिर्फ चेक पर ध्यान दीजिए। कैश की जगह चेक दे दिया तो उसे क्या बोलेंगे? फिड्यूशियरी मनी। अब देखिए यहां दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। मान लो बेटा ये मार्केट वैल्यू जब कमोडिटी वैल्यू के बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? फुल बॉयल्ड मनी। लेकिन जब मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट मनी। सर तो ये था थोड़ा सा मनी के बारे में, और जल्दी से इसे कॉपी करिए, उसके बाद बार्टर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था कि बार्टर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, तो करते हैं। बार्टर सिस्टम आप सभी को पता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। मैंने कहा या आपने कहा सर ऐसा है, आप ना मेरा एक गुड्स रख लीजिए और मुझे अपना गुड्स दे दीजिए, यानी गुड्स के बदले गुड्स,
जब एक्सचेंज होता था, यानी कमोडिटी के बदले कमोडिटी जब एक्सचेंज होती है, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। ठीक है सर, तो देखिएगा, सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाएं, ऐसे सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं, या फिर इसको बेटा सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, यानी बार्टर सिस्टम को ही सीसी इकोनॉमी भी नाम दिया जाता है। जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाएं, दैट सिस्टम इज नोन एज अ बार्टर सिस्टम। ठीक है सर, बेटा इस सिस्टम में बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, यही कारण था कि मनी ने जन्म लिया, मनी का ओरिजिन हुआ, ताकि एक्सचेंज करने में आसानी हो। तो क्या क्या दिक्कत थी, उन दिक्कतों के बारे में पढ़ेंगे। ड्रॉबैक्स देखिएगा, इसके मीनिंग हमने पढ़ ली। ड्रॉबैक्स देखिएगा, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इसकी जगह मनी का एक फंक्शन आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करने में दिक्कत होती थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने गेहूं उगाए, क्या उगाए, गेहूं, आप लोगों ने चावल उगाए। मैंने गेहूं यानी वीट उगाया, आप लोगों ने राइस उगाया। मैं आपके पास गया, भैया क्या आप मुझे राइस दे दोगे? आपने बोला हां सर दे दूंगा, लेकिन मुझे बदले में मक्का चाहिए। मक्का तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो वीट था। तो बेटा यहां पर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी मुझे पहले ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो मुझे क्या दे दे, या तो वीट दे, मेरा वीट ले ले और मुझे राइस दे दे। ऐसे बंदे ढूंढने में दिक्कतें होती थी, बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन आज की तारीख में बेटा दुकान में जाओ, पैसे दो और सामान ले आओ। तो मनी का एक फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसने बार्टर सिस्टम के डबल कॉन्सिडेंस बॉन्ड्स को खत्म कर दिया और यह फंक्शन जन्म ले गया। दूसरा था लैक ऑफ कॉमन यूनिट, कमी थी, कॉमन यूनिट मेजर नहीं होती थी, लेकिन मनी का फंक्शन आया कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी ने बेटा कॉमन यूनिट को नापना शुरू कर दिया। सर समझ में नहीं आ रहा, सुनिएगा, मैंने आपको 1 किलो चावल दिए, आपने मुझे 1 किलो वीट दिया, क्या किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, क्या ये मेजर हो सकता है? ना बेटा ना। मैंने 1 किलो आपको रुई दी, आपने मुझे 1 किलो चीनी दी, रुई मतलब कॉटन, क्या पता लगा किसको किसका मेजरमेंट कर सकते हैं इस चीज का? मैंने कहा 2 पैकेट दूध के बदले 2 किलो पनीर दे देना, या 1 किलो पनीर दे देना, ये कैसा मेजरमेंट था? मेजरमेंट में दिक्कतें होती थी, लेकिन मनी ने बेटा ये सारी दिक्कत खत्म कर दी। ये सारी दिक्कत क्या कर दी? खत्म कर दी मनी ने। दूसरा लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और मनी का कौन सा फंक्शन आया? अ डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर में मनी दिया जा सकता था, सामान देने में दिक्कतें होती थी। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, लेकिन मनी का फंक्शन है स्टोर वैल्यू, सामान को संभाल कर रखना मुश्किल है, क्योंकि खराब होने की संभावना है, उस पे कीड़ा लग सकता है, कोई भी सामान रखा है खराब हो सकता है, धूल मिट्टी जा सकती है, लेकिन पैसा संभाल कर आसानी से रखा जा सकता है एज कंपेयर टू सामान। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसफर वैल्यू, मनी ने लाद दिया ट्रांसफर वैल्यू, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन बेटा पैसा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। घर से बेटा मेरे पास आलू की खेती होती, तो मुझे चीनी लानी है, आलू की बोटी जो बोरी होती है उसे मैं उठा के लेके मार्केट जा रहा हूं, और मार्केट से क्या उठा के ला रहा हूं? बदले में चीनी ला रहा हूं। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होती थी? दिक्कतें होती थी। इन दिक्कतों को भी किसने खत्म किया बेटा? मनी ने खत्म किया। तो जितनी भी दिक्कतें थी बार्टर सिस्टम की, मनी ने जन्म लेते ही ये सारी दिक्कतें खत्म कर दी। ठीक है सर, समझ गए। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जगह बची हुई थी तो हमने लिख दिया क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। उधार आप कहां कहां से ले सकते हैं? 2 तरीके होते हैं बेटा, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, एक इनफॉर्मल। जनरली पहले में हम इनफॉर्मल की बात करते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है? जो रजिस्टर्ड ना हो एक तरह से, या जिसको मान्यता ना मिल रही हो, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा हो,
जैसे अपने मनी लेंडर्स हो गए, तो एक क्रेडिट देते हैं जनरली कौन से एरिया में, रूरल। मनी लेंडर्स होते हैं जो किसानों को लोन देते हैं, जरूरत पड़ती है रूरल एरिया वालों को, तो मनी लेंडर से वो पैसे ले लेते हैं। दूसरा लैंडलॉर्ड होते हैं, नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर होते हैं। देखो मनी लेंडर तो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं और ये ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मतलब गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं इनका। तीसरा चिट फंड, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और अगर कोई कंपनी होगी तो कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वैसे तो अनऑर्गेनाइज्ड है, रजिस्टर कराना ना कराना आपकी जिम्मा है, लेकिन अगर आप कंपनी बनाते हो अपनी को चिट फंड कंपनी, तो आपको कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। ये क्या करती है बेटा, मान लो हम 10 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, 10 लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा करा और जिस मेंबर को नीड थी उसको दे दिया, अगली बार किसी और को नीड होगी उसको दे देंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसको बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, जिसका दूसरा नाम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम एमसीपी भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम चिट फंड के द्वारा काम होते हैं इसके। तीसरा प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, जो मोबिलाइज करती है, सेविंग लोन देती है पब्लिक को, लेकिन इसको आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो इनफॉर्मल में कितने लोग आ गए, 4, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड्स, चिट फंड कंपनी, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट का इनसे कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है सर, गवर्नमेंट का किनसे लेना देना, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस लेटर, अभी चर्चा करते हैं इसके बारे में भी। दूसरा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए खुलती है ताकि दूसरों की मदद की जा सके। जनरली ये गांव में खुल रही है, गांव के किसानों को मदद करने के लिए। किसान एक ही प्रकार की खेती करता है और उसके पास पैसा नहीं होता, उसको उधार देने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, जो कि फॉर्मल है, गवर्नमेंट के तहत काम करती है, लोगों को जागरूक करती है, ताकि किसानों के पास, लोगों के पास टाइमली और जल्दी लोन पहुंच सके, कोई परेशानी ना हो, एग्रीकल्चर भी ढंग से कर सके, टाइमली और रैपिड, जल्दी लोगों के पास उधार पहुंच जाए। और जब आप उधार लेने जाओगे तो उधार लेते वक्त कुछ चीजें आप सुनोगे, कितना इंटरेस्ट रेट चाहिए बेटा। बैंक में जाए, कहीं भी बैंक पे गए तो बैंक वाले पूछेंगे कि आपको किस तरह का लोन चाहिए, जैसा आपको लोन चाहिएगा वैसा आप पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल 10% पर एनम, आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा, आप जितना उधार लेंगे वो तो लौटाएंगे, उसके ऊपर 10% का ब्याज भी देंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी, भैया फ्री में तो लोन देंगे नहीं कोई भी। बैंक के पास जाओगे, बैंक जी मुझे लोन दे दो, क्या दे देगा बैंक लोन? आंसर इज नो। बैंक तभी लोन देगा जब आप बदले में कुछ ना कुछ रखोगे, जो रखोगे दैट इज नोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मैंने अपने घर के कागजात बैंकों पर गिरवी रख दिए और 10 करोड़ का लोन ले आया, दैट इट इज नोन एज कोलेटरल। जो गिरवी रखा दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटीज। डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे बेटा, बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, रेजिडेंट जो प्रॉपर्टी है वो सही होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ेंगे। पेमेंट कैसे होगा, कैश में होगा, बैंक में होगा, पेमेंट किस तरह से देंगे, किस्तों में होगा, कितनी किस्तों में आप लौटाओगे पैसा, यह सारा पेमेंट का मोड बताना पड़ेगा। और कितने समय के लिए आप लोन ले रहे हैं, ड्यूरेशन, यानी इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कितने, क्या चीज आप गिरवी रख रहे हो, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ये बेसिक चीजें थी। एक मैंने बार्टर सिस्टम का टॉपिक आपको पढ़ाया, एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यानी कहां से उधार ले सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर से ले सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर लिख देता हूं उसको, और ये इनफॉर्मल सेक्टर से ले सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता, मनी लेंडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, रिलेटिव फ्रेंड्स भी आ जाते हैं इसमें। चिट फंड कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो अच्छी बात है, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन जनरली गवर्नमेंट और आरबीआई के अंदर ये दोनों काम करते हैं, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, कमर्शियल बैंक की चर्चा हम अभी करेंगे, पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी से फटाफट कॉपी करिए बेटा। चलिए बच्चों, हमने क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कर लिए हैं। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में सरकार को थोड़ी सी और आप सजेशन दे सकते हैं कि उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का दायरा बढ़ाना चाहिए, बैंकों का दायरा बढ़ाना चाहिए,
ताकि लोगों के साथ कोई गलत काम ना हो, इनजस्टिस ना हो, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है गरीब लोगों से भी, और मजबूरी में लोगों को लोन लेना पड़ता है। तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। बैंकिंग की बात कर रहे हैं, दो तरह के बैंक होते हैं, विस्तार से आप हायर स्टडीज, हायर क्लासेस में ही पढ़ेंगे। मैंने कहा था कमर्शियल बैंक को बारे में बात करी थी कि डिस्कस करेंगे बाद में, आज उन्हीं की बात करेंगे, या अब उन्हीं की बात करेंगे बेटा कि दो बैंक होते हैं हमारे, मेनली ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टू बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। क्या होता है सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बैंक। क्या होता है? अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द entire banking system of a country। जो देश की बैंकिंग सिस्टम की जो चीजें होती है, जितनी बैंक्स होते हैं देश में, एक अपेक्स का मतलब हो गया सिंगल, दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। जो सारे बैंक, जितने ही बैंक है, कौन से बैंक? कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करता है, ऐसा अपेक्स बैंक होता है। एवरी कंट्री हैव ओनली वन सेंट्रल बैंक। हर देश का सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है, और हमारे देश का कौन है? इंडिया का कौन है बेटा? इंडिया का है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड, चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यूएसए का फेडरल बैंक, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे देश का भी कौन सेंट्रल बैंक है? RBI। RBI वो बैंक है जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। सारे बैंक कौन? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, गवर्नमेंट बैंक। सारे बैंकों को कमर्शियल बैंक कहते हैं, RBI को छोड़कर, रिजर्व बैंक को छोड़कर सारे बैंक, चाहे वो देसी बैंक हो, विदेशी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, सेमी गवर्नमेंट बैंक हो, सारे के सारे कमर्शियल बैंक। यानी एक तरह से सेंट्रल बैंक इज अ पापा जी ऑफ कमर्शियल बैंक। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है, इसकी भी मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग देखिएगा इसकी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है विच जो इंगेज होता है इन द बिजनेस ऑफ, किस तरह का बिजनेस करता है बेटा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी, या एडवांसिंग लोन कह सकते हैं, लैंडिंग मनी। लोगों का पैसा भी जमा करता है और लोगों को लोन भी देता है। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कमर्शियल बैंक कहते हैं। और इन सारे कमर्शियल बैंकों को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। क्या सर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक होते हैं? आंसर इज नो। मुथूट फाइनेंस का नाम आपने सुना होगा, LIC का नाम आपने सुना होगा, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन बैंक नहीं है। यानी ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट कमर्शियल बैंक। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक नहीं है, बट सारे कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है सर। अब बैंक क्या करता है देखिएगा। मान लो फॉर एग्जांपल आपने पैसा जमा कराया, आपको 4% का इंटरेस्ट दे दिया। मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक ने मुझे कितना ब्याज दे दिया? डिपॉजिट पर 4%। लेकिन वहीं पर कोई लोन लेने गया तो उससे 10% चार्ज कर लिया। तो बच्चों बताओ बैंकों की कितनी कमाई हो गई? बैंकों की कमाई हो गई 6%। इसी को बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। यानी जो बैंक होते हैं वो इनकम कैसे कमाते हैं? बाय वे ऑफ
स्प्रेड, यानी जो स्प्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ लेंडिंग मनी एंड द रेट ऑफ एक्सेप्टिंग मनी। जिस रेट पर लेंड किया जाता है पैसा और जिस रेट पर एक्सेप्ट किया जाता है उसके डिफरेंस को स्प्रेड कहा जाता है, और यही बैंकों की मेन कमाई होती है। अब यहीं पर बेटा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की बात आई, तो डिपॉजिट भी दो प्रकार के, चेकेबल और नॉन चेकेबल। चेकेबल, नॉन चेकेबल। जो चेकेबल होते हैं वो किसी भी टाइम विड्रॉ किए जा सकते हैं, विड्रॉ एनी टाइम, किसी भी टाइम विड्रॉ कर लो। लेकिन नॉन चेकेबल विड्रॉन एट एनी फिक्स्ड टाइम। अब मान लो आज मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, तो बैंक वालों ने मुझे जो बैंक में पैसा जमा कराया दैट इज चेकेबल, मैं जब भी चाहूंगा तब निकाल सकता हूं। आज जमा कराया कल निकालने चला जाऊं, बैंक मना नहीं करेगा। मैं कहूंगा बैंक जी मैंने कल पैसा जमा कराया था, मेरा दे दो, बैंक मना नहीं करेगा, क्योंकि जो आप डिपॉजिट कराते हैं वो सेविंग अकाउंट में कराते हैं और आप निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट। ऐसा पैसा जो किसी भी टाइम निकाला जा सके। अब ये नहीं है बैंक के पास पहुंच गया आप रात को 12 बजे, बैंक जी मेरा पैसा दे दो। आप बैंकिंग के बिजनेस आवर्स में जाएंगे, जब काम वर्किंग आवर्स होते हैं उस टाइम जाओगे। ऐसा नहीं मुंह उठा के कभी भी चले गए, क्या सर आपने पढ़ाया था कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, रात को 12 बजे जा रहा हूं मैं तो बैंक, 12 बजे आपके लिए नहीं खुलेगा बैंक। हाँ आजकल फैसिलिटी बहुत हो गई है, एटीएम से निकाल लो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, बहुत सारी चीजें, लेकिन बैंक से विड्रॉ करने के लिए आपको वर्किंग आवर्स में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट होता है। दूसरा नॉन चेकेबल। नॉन चेकेबल में क्या होता है, एक तरह से एफडी टाइप। आपने कहा बैंक को ये पैसा रख लो बैंक जी, और 5 साल बाद मैं ले लूंगा, वो आपने क्या करा ली, एफडी। सर मान लो मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई और मैं अपनी एफडी तोड़वाना चाहूं, तोड़वा सकता हूं? हाँ जी तोड़वा सकते हो, लेकिन बैंक कहता है ले जाओ अपना पैसा, जा सिमरन जा, ले जा अपना पैसा, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा। आप एफडी तोड़वा तो सकते हैं लेकिन ब्याज नहीं मिलेगा उस पर आपको, क्योंकि वो फिक्स टाइम पर ही विड्रॉ होना था, आप उससे पहले कर रहे हैं। तो बहुत सारे अकाउंट सेविंग अकाउंट होते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। एफडी में किसी फिक्स पर निकालेंगे, करंट अकाउंट में भी कभी भी निकाल सकते हैं। बस करंट और सेविंग में इतना अंतर होता है बेटा, सेविंग पर तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। एक नया तरह का भी आया आरडी, बैंक वाले आरडी भी खुलवाते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट। एक फिक्स टाइम पर आप कुछ पैसा जमा करा लेते हैं और कुछ समय बाद वो हैंडसम अमाउंट बन जाता है। तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन वहां पर हमें जाना नहीं है। दूसरा आता है लेंडिंग मनी, जो लोन देता बैंक किसी ना किसी के लिए देता होगा, प्रोडक्टिव पर्पस। जो भी लोन देगा बैंक वो किसके लिए देगा बेटा, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए देगा। मतलब सर, मतलब मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक जी पैसे दे दो, क्या बैंक जी मुझे पैसे दे देगा और मैं घर आ जाऊंगा? ना बेटा ना, बैंक जी पूछेगा क्यों चाहिए? जी मुझे घर जाना है, घूमने जाना, अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर कराना है, गोवा वाले बीच पे, वही वाला गाना बेटा याद आ गया होगा आपको, वहां पे घूमने जाना है, अय्याशिया काटने जाना है, आवारागर्दी करने जाना है, घूमने जाना है। क्या बैंक लोन दे देगा? ना बेटा ना। आपको किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, इस तरह के लिए तो लोन दे देगा, लेकिन आपके जो क्या कहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं किसी चीज को, उसके लिए लोन नहीं देगा। कोई ना कोई पर्पस आपको उसे बताना पड़ेगा। आवारागर्दी या मटरगश्ती करने के लिए लोन कभी नहीं देता बैंक, क्योंकि जब लोन देगा तो परफॉर्मा होगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या पर्पस है। ठीक है सर। तो बेटा जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग मनी थे, ये क्या थे, प्राइमरी फंक्शन थे। क्या थे, प्राइमरी फंक्शन। अब कमर्शियल बैंकों के कुछ अदर फंक्शन भी होते हैं। पैसा लेना और पैसा देना ही काम नहीं है बैंकों का, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। जैसे बेटा लोकर फैसिलिटी देना, आपके जो बिल्स होते हैं उनको डिस्काउंट कराना, जो चेक होता है उसको इनकैश कराना, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, XYZ। यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लैंडिंग मनी के अलावा जितने भी काम बैंक करता है दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है सर। अब दोबारा हम सेंट्रल बैंक पर आ जाते हैं। सेंट्रल बैंक के बेटा कुछ फंक्शंस हैं,
कुछ फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी, हमारे देश में पैसा छापने की अनुमति किसको अभी पढ़ा था हमने, बैंकों को अनुमति है। 1 रुपए का नोट और कॉइंस को छोड़कर सारे नोट कौन इशू करता है, आरबीआई। जिम्मेदारी किसकी है, एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है, मोनोपोली किसके पास है, और जो पैसा इशू करता है वो कौन, आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई। लीगल टेंडर जिसको बोलते हैं, ठीक है सर। दूसरा फंक्शन बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बेटा आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक भी है। गवर्नमेंट को कहीं पेमेंट करना है तो किससे मांगेंगे पैसे, आरबीआई से। गवर्नमेंट का कहीं से पैसा आना है तो कौन डिपॉजिट करेगा, आरबीआई करेगा। गवर्नमेंट के शेयर मार्केट में बिकने तो कौन बेचेगा, आरबीआई। गवर्नमेंट को कोई शेयर खरीदने तो कौन खरीदवाएगा, आरबीआई। गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल मैटर चाहिए तो कौन देगा, आरबीआई। गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो कौन देगा, आरबीआई। थर्ड, बैंकर्स टू द बैंक, और ये तो हमने पढ़ ही लिया। बैंकों के बैंक, बैंकों को कौन खुलवाता है, लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई। बैंकों को बंद कौन कराता है, आरबीआई। बैंकों को मर्ज कौन करता है, आरबीआई। बैंकों का इंस्पेक्शन कौन करता है, आरबीआई। बैंकों का सरप्लस कौन जमा कराता है, आरबीआई। बैंकों को लोन कौन देता है, आरबीआई। ठीक है सर। उसके बाद बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी बैंकों की आखिरी उम्मीद। अगर बैंकों को कहीं से लोन नहीं मिल रहा, बैंकों की कोई मदद नहीं कर रहा, तो कौन करेगा, आरबीआई। मान लो कोई बैंक डूबता जा रहा है और उसकी मोरल टूटता जा रहा है, तो उसका हौसला बढ़ाने कौन आएगा, आरबीआई। सिर्फ हौसला नहीं बढ़ाता, गारंटी भी लेता है कि बैंक कभी दिवालिया नहीं होगा। सिंपल सी बात लेते हैं, मान लो आप टूट गए, आपके नंबर कम आए, आप दुखी हैं, तो आपका साथ कौन देता है, मम्मी पापा देते हैं। उसी प्रकार जब बैंकों का हौसला टूटने लगता है और वो चकनाचूर होने की कगार पर खड़े होते हैं, उस समय बेटा आरबीआई भगवान आते हैं। आरबीआई हमारे देश के सेंट्रल, बैंकों के लिए मसीहा, बैंकों की आखिरी उम्मीद, दैट इज सेंट्रल बैंक। ठीक है सर। पांचवा देखिए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज होता है दूसरे देश की करेंसी। दूसरे देश की करेंसी रखने का अधिकार किसके पास है बेटा, आरबीआई के पास। आप दूसरे देश की करेंसी नहीं रख सकते। सर मेरे चाचा के पास तो है, बेटा आपके चाचा के पास है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश की करेंसी रखना गैर कानूनी होता है अप टू सम लिमिट। विस्तार में पढ़ेंगे जब कभी आप सीए या सीएस की तरफ बढ़ेंगे या हायर स्टडीज में जाएंगे। 6, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन, दो अलग अलग बैंकों के चेकों को कौन क्लियर कराता है, आरबीआई। मान लो मेरा बैंक है एसबीआई में, मेरा खाता है एसबीआई में, लेकिन आपने जो चेक मुझे काट कर, आपको फीस जमा करानी थी, आपने मुझे पीएनबी का चेक काट कर दिया, क्या मैं लेने से मना कर दूंगा, नहीं बेटा नहीं। आपका चेक मैं लूंगा पीएनबी का, अपने एसबीआई अकाउंट एसबीआई बैंक वालों को दूंगा, एसबीआई वाले किससे ट्रांसफर करवा लेंगे, आरबीआई से क्लियर करा लेंगे। आरबीआई किससे ले लेगा, वो आपसे ले लेगा। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होता है, दो अलग अलग बैंकों के चेक को क्लियर करवा लेता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी हमारे देश में मनी फ्लो, कितना पैसा होना चाहिए, इसका भी ध्यान कौन रखता है बेटा, आरबीआई। पैसा ज्यादा हो गया तो उसे कम करना, कम हो गया तो उसे बढ़ाना। कैसे घटाया बढ़ाया जाता है ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में जाकर। ठीक है सर। तो ये सेंट्रल बैंक के फंक्शन, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये 7 फंक्शन है। इनके विस्तार में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। ऐसे ही ये तो थे प्राइमरी फंक्शन। तो बैंकों के प्राइमरी फंक्शंस कौन से हो गए, लिख लेते हैं। फंक्शंस, प्राइमरी कौन कौन से हो गए बेटा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, या लैंडिंग मनी लिख सकते हैं, एडवांसिंग लोन की जगह लैंडिंग मनी। और सेकेंडरी फंक्शंस कुछ बता दो,
सेकंड में बेटा लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटीज, चेक क्लियरेंस, उसके बाद डेबिट कार्ड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ETC, बहुत सारे। तो ये था बेटा बैंकों के बारे में और पूरा चैप्टर था मनी से रिलेटेड। सर मनी से रिलेटेड था तो बैंक क्यों पढ़ाया? बेटा मनी जनरली आप लोग कहां से लेते हैं? बैंक छापता है और एक बैंकों को क्रिएट करता है। कमर्शियल बैंक पैसा कैसे क्रिएट करता है ये भी आप 12th क्लास में ही जाकर पढ़ोगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जल्दी से इसे कॉपी करें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी आपसे। बाय बाय, टेक केयर। और इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने, और मुझसे जो भी क्वेश्चन ना हो मुझसे जरूर पूछना है 9528282801 पर। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो। आपको नोट्स में सारे क्वेश्चन विद आंसर मैंने दे रखे हैं, यानी मेरा नंबर बेटा दोबारा देख लीजिए 9528282801। ये नंबर है मेरा, आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।